एक काली देवरानी की 4 गोरी जेठानी। ये कहानी है मेघा के जीवन की, जिसका हर दिन अपनी 4 जेठानियों के जुल्मों के साथ शुरू होता था, जिसका कारण था मेघा का काला रंग। मेघा अपने कमरे में एक पतली सी चादर ओढ़े सो रही थी। तभी उसकी जेठानी यामिनी कुड़कुड़ाती हुई कमरे में आकर उस पर जग भर कर ठंडा पानी उड़ेल देती है, जिस कारण मेघा का तन बदन ठंड से सिहर उठता है। माँ, ये क्या जेठानी जी, मेरे हाथों कोई भूल हुई है क्या, जो आपने मुझ पर जग भरकर बर्फीला पानी डाला? आहा हा हा हा, जुबान तो देखो कल्लू माई की, कैसे तेज कैंची की तरह चल रही है। खैर माना कि सिर्फ ठंडा पानी था, मेरा बस चले तो मैं तुझे खौलते पानी के समंदर में फेंक दूं। वैसे भी इस काले रंग के साथ जीकर अचार डालेगी क्या मेरी काली देवरानी? अब घूर क्या रही है? चल सरपट से किचन की ओर कदम बढ़ा और अपनी चारों देवरानियों के लिए चाय बना। मेघा के लिए ऐसे जले कटे ताने सुनना हर दिन की बात थी, जब उसे अपनी गोरी जेठानियों के तेवर और तानेबाजी से होकर गुजरना पड़ता। बेचारी देवरानी बिना देरी किए चाय बनाकर अपनी जेठानियों के सामने परोसती है। ये लीजिए जेठानी जी, आपकी चाय। अरे ओ कल्लो रानी, तेरे भेजे में भूसा भरा है क्या, या भूलने की बीमारी छू गई है? तुझे पता है हम जेठानियों की रूखी सूखी चाय पीने की आदत नहीं है। फिर समोसे पकौड़े क्यों नहीं तले, और ये चाय इतनी काली क्यों लग रही है? दूध डालने में कंजूसी कर दी थी क्या? नहीं जेठानी जी, रोज जितना ही दूध डाला है। शोरवरी, मुझे लगता है कि हमारी इस 2 कौड़ी की काली देवरानी ने अपना काला रंग इस चाय में घोल दिया है, ताकि हमारा गोरा रंग काला पड़ जाए। हाँ, ये हमारी सुंदरता से जलती है। मैं तो कहती हूँ आज इस देवरानी की घर से बाहर का रास्ता ही दिखा देते हैं। ये सुनकर देवरानी डबडबाई आंखों से अपनी जेठानियों के आगे गिड़गिड़ाती हुई कहती है, नहीं ऐसा मत करना जेठानी जी, मैं आप सभी के लिए दूसरी चाय बनाती हूँ। आहा, शाबाश, अब आई ना तू अपनी औकात पर। बेचारी देवरानी बेघर होने के ख्याल से हर बार अपनी जेठानी के आगे झुक जाती है। सारा काम निपटा कर जैसे ही देवरानी खाने बैठती है, तभी अश्लेषा आवाज लगाती है, मेघा, हरिओ मेघा, हरिओ कल्लो माई, मर गई क्या? इसने मेरी आवाज अनसुनी की, आज तो इसकी खैर नहीं। जुल्मी जेठानी गुस्से में खौलती हुई बाहर आकर देवरानी की खाने की थाली छीनकर जमीन पर बैठी देवरानी के हाथों को अपनी सैंडल से कुचल देती है। दर्द के मारे बेचारी देवरानी की आंख भर आती है। माँ की बच्ची, मैं वहाँ कब से गला फाड़ फाड़ कर तुझे बुला रही हूँ और तू मजे से यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। सारे ठाट तो तेरे हैं। ये तो मैं और मेरा दिल ही जानता है जेठानी जी की मेरी कितनी ठाट है। मुझ जैसी बदतर जिंदगी भगवान किसी की भी बेटी को ना दे। भोर की पहली किरण फूटने के साथ सारा दिन में भूखे प्यासे नाचती हुई आप जेठानियों जी की जी हुजूरी में जुटी रहती हूँ, फिर भी आप सभी मुझसे दुत्कारती रहती है, सिर्फ इसलिए कि आपकी देवरानी आप चारों जैसी गोरी चिट्टी नहीं बल्कि काली है। अपनी देवरानी को पहली दफा अपने स्वाभिमान के हक में बोलता देखकर चारों जेठानी एकजुट होकर बेचारी काली देवरानी के साथ दोहरी बदसलूकी करने लगती हैं। अरे देखो देखो, हमारी गूंगी देवरानी के जुबान में जान आ गई है। एक पैसे की औकात नहीं उसकी, और चलिए हमसे बगावत करने। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना। अब देख मेरी काली देवरानी, आज हम चारों जेठानियां कैसे तेरी चर्बी झाड़ते हैं। चारों जेठानी बेचारी देवरानी को घेर कर उसे बाल नोच नोच कर बारी बारी से उसे चाबुक से मारने लगती हैं। जेठानी जी, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओ ले 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 ले, मेरी देवरानी को दर्द हो रहा है? कान खोलकर सुन ले मेरी काली देवरानी, इस बात को गांठ बांध ले, हम तेरी जेठानी हैं। खैर मना, तो जैसी नजर बट्टू को हम इस घर में बर्दाश्त कर रहे हैं, और हम जेठानियों का जूठन खाना अपनी खुशनसीबी समझ। क्या पता हमारा थोड़ा जूठन खाकर तेरे हाथ पैरों में और तेरे चेहरे पर जो चढ़ी काली पपड़ी है वो उतर जाए। तुझे हमेशा अपनी जेठानियों की जूते की नोक के नीचे ही रहना होगा। मंजूर है तो रह, वरना वो रहा बाहर का रास्ता। इस तरह एक बार बेघर होने के ख्याल से दुखियारिन देवरानी सारे दुखों की गठरी को मन में दफन कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इस बीच देवरानी सारी बातों को भुला देती है। क्या बात है जेठानी जी, आज आप चारों के चेहरे इतने क्यों चमक रहे हैं? आज कुछ खास है क्या? थू 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 थू। अरे ओ कल्लो माई, तुझे चैन नहीं है क्या? जब देखो अपनी काली जुबान से हमारी चांद से चेहरे को नजर लगाती रहती है। ये सब छोड़, आज शाम को हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं, इसलिए बढ़िया बढ़िया खाना बना देना, और हाँ अपनी इस काली चरण से चेहरे पर जरा लीपा पोती कर लियो, वरना तुझ काली देवरानी के कारण हमारी खिल्ली उड़ जाती है।
अरे मैं क्या कह रही हूँ शोरवरी, क्यों ना हम अपनी काली देवरानी के चेहरे पर एशियन पेंट की पुताई करा दे ताकि सालों साल की छुट्टी हो जाए। अपने सांवले रंग की हंसी उड़ता देखकर बेचारी देवरानी का दिल छोटा हो जाता है। बावजूद इसके वह बिन कुछ कहे पार्टी की तैयारी करती है। शाम ढलते ही चारों जेठानी के चारों दोस्त वहां आते हैं। हे ब्यूटीफुल लेडीज, कैसी हो तुम? हे रोमल, वी ऑल गुड। मेघा, सभी को जूस कोल्ड ड्रिंक सर्व करो। जी जेठानी जी। एकाएक रोमल और उसके साथ अय्याश दोस्तों की नजर भोली मेघा पर गड़ जाती है और पार्टी की आड़ में वो उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। ये क्या बदतमीजी है, दूर हटो मुझसे। अरे क्या हुआ? लेट्स हैव फन। मेघा अपने बचाव में रोमिल को चाटा मारकर उसे दूर धकेलती है, जिसे देखकर जेठानी का गुस्सा देवरानी पर भड़क उठता है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की? जेठानी जी, ये शख्स मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। अरे ओ काली चुड़ैल, तू कोई हूर की परी है क्या? एक तो तुझ जैसी काली को रोमिल ने भाव दिया और तू भारतीय नारी के नखरे करने लगी। सारी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। अब तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, गेट आउट। चारों जेठानी ताव में आकर मेघा को घसीटते हुए घर से निकाल देती हैं। बेचारी देवरानी अपने मायके लौट आती है। मेघा, तू यहाँ? ये क्या रूखी हालत बना रखी है तूने? बेचारी बहू बिलखते हुए अपने पिता को जेठानियों के जुल्म का वाकया बताती है। अरे अपने बापू को माफ कर दे मेघा बेटी, अपना बोझ उतारने के लिए तुझे गलत घर में ब्याह दिया। बापू बस बहुत हो गया, अब खाकी पहनना ही मेघा का ख्वाब है ताकि जो जिल्लत मैंने झेली है वो कोई और ना झेले। समय ढलता गया। एक ओर जहां काली देवरानी अपनी दिन रात की मेहनत झोंक कर पुलिस बनने की पढ़ाई कर रही थी, वहीं चारों गोरी जेठानी पति की गैर हाजिरी में बुरे लत के दलदल में धंसती जा रही थी। मेघा की कड़ी मेहनत ने गहरा रंग छोड़ा और उसका खाकी पहनने का जो ख्वाब था वो पूरा हो गया। फिर एक रात जब चारों जेठानियां नशे में चूर होकर रॉकी और रोमल के साथ डांस कर रही थी, तभी वह छेड़खानी शुरू करते हैं। पारी ऑल नाइट, पारी ऑल नाइट। अरे मेरी चारों चिकनी चमेलियों, चलो बंद कमरे में चलकर अच्छे से पार्टी करेंगे। रॉकी, लीव मी, छोड़ो हमें। शोरवरी गुस्से में रॉकी को चाटा मारती है, तभी रॉकी बोलता है। साली, एक तो चारों छोटे छोटे कपड़े पहनकर जिया जलाती हो और फिर नाटकबाजी करती हो। रोमिल, धर इन छोकरियों को। अचानक मेघा आकर रॉकी को झन्नाटेदार थप्पड़ मारती है। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियां घुमाने को? अब चल, मैं तुझे सलाखों की हवा खिलाती हूँ, ले चलो इसे। मेघा के अचानक वहां आ धमकने से चारों जेठानी बच जाती हैं। वहीं अपनी देवरानी की दरोगा के वर्दी में देखकर उनका नशा चूर चूर हो जाता है, साथ ही वह शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। चलिए, मैं आप चारों को घर छोड़ देती हूँ। कुछ ही देर में चारों जेठानी घर चली आती हैं। तभी शोरवरी कहती है, मेघा हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। माफ किया, अब चलती हूँ। हमारी देवरानी अंदर नहीं आओगी। माफ करना, मगर जिस दिन मैंने ये चौखट छोड़ी थी उस दिन सारे नाते मिट गए। इस घर में मुझे बहुत घाव मिले हैं जिन्हें मैं फिर से नहीं जीना चाहती हूँ। चलती हूँ। मेघा की बातें जेठानियों के मन में घर कर जाती हैं। कड़वा कथन है, मगर अपनों से मिले लगाव और घाव जिंदगी भर भुलाए नहीं भूलते। गरीब अनाथ बहनों का जादुई फ्रॉक गाउन पेड़। समायरा अपने कॉलेज में अपनी सहेली प्रिया के पास आती है और उसे कहती है, देखो प्रिया, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे सभी दोस्त जन्मदिन पर आने वाले हैं। तुम भी जरूर आना। लेकिन मैं कैसे आऊंगी? तुम्हारी पार्टी तो अमीरों वाली होगी। ओहो, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अमीर और गरीब कुछ नहीं होता। तुम मेरी पार्टी में जरूर आना। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। ऐसा कहकर समायरा अपनी सहेलियों के पास चली जाती है, जिसके बाद उसकी सहेली उससे कहती है, अरे यार, तूने इस टीचर को अपनी बर्थडे पार्टी में क्यों बुलाया है? हाँ यार समायरा, जरा इसकी हालत तो देख, हमारे बीच खड़े होने के लायक भी नहीं है ये। ओहो, तुम दोनों ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखो उसे, मैंने केवल हमारा मनोरंजन करने के लिए ही बुलाया है। अब इतनी बड़ी पार्टी में हमारा एंटरटेनमेंट कौन करेगा? एक ऐसा जो कभी तो होना चाहिए, जिसके ऊपर हम हंस सके और उसकी बेइज्जती भी कर सके। समायरा की बातें सुनकर उसके सभी दोस्त हंसने लगते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है, जिसके बाद समायरा अपने बर्थडे पार्टी में सभी दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है।
तभी बर्थडे पार्टी में प्रिया एक छोटे से गिफ्ट के साथ आती है। उसने बहुत नॉर्मल सी ड्रेस पहनी होती है। जैसे ही वो प्रिया की फ्रॉक देखती है, उसे फ्रॉक बहुत पसंद आती है। वो समायरा को गिफ्ट देती है। ये लो समायरा, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। OMG, तुम गरीबों के पास इतने पैसे होते हैं कि तुम किसी को तोहफा दे सको। प्रिया उसकी कही बातों को नजरअंदाज कर देती है। तभी प्रिया समायरा की फ्रॉक की तारीफ करती है। अरे समायरा, वैसे तुम्हारी ये फ्रॉक बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ से खरीदी है? ये तो मेरी माँ बहुत बड़े मॉल से खरीद कर लाई थी, स्पेशली मेरे बर्थडे के लिए। और तुम्हें पता है, इस फ्रॉक की कीमत पूरे 10,000 रुपए है। वैसे तुम्हारी माँ तुम्हें क्या लाकर देती है, जरा हमें बताओ तो सही। ये सुनकर प्रिया की आंखें भर जाती है। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे ऐसा कहते हुए देख समायरा और उसके सभी दोस्त हंसने लगते हैं, जिसके बाद बेचारी प्रिया को बहुत दुख होता है और वो वापस अपने घर लौट आती है और रोते हुए अपनी बहन अनन्या से कहती है, दीदी, मुझे समायरा जैसी फ्रॉक चाहिए। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे भी समायरा की माँ जितना प्यार करती। वो मेरे लिए प्यारी प्यारी फ्रॉक्स लेकर आती। आपने आज तक मेरे लिए क्या किया है? आपने तो मुझे कभी कुछ नहीं दिलाया। मेरी प्यारी बहन, रोना बंद करो। मैं तुम्हें बहुत सुंदर और प्यारी ड्रेस लाकर जरूर दूंगी। मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है जिसमें मैं तुम्हारी पढ़ाई और इस घर का खर्चा निकाल सकूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक फ्रॉक लाकर जरूर दूंगी। ऐसा कहकर अनन्या अपनी बहन प्रिया को किसी तरह चुप करवाती है और उसे खाना खिलाकर सुला देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो अपने मालिक की शॉप पर जाती है और शॉप के सारे काम करती है। मालिक के आने के बाद वो अपने मालिक से कहती है, मालिक, मेरी बहन को एक गाउन चाहिए। मैंने उसे आज तक कुछ नहीं दिया। क्या आप मुझे अपनी दुकान से एक गाउन दे सकते हैं? अरे समझ क्या रखा है तुमने इस दुकान को? हाँ, ये कोई बाजारों दुकान है तो तुम जैसी गरीब लड़की यहाँ से ड्रेस खरीद ले? अरे तुम लोगों की औकात नहीं है फ्रॉक पहनने की, है ना? चली जाओ यहाँ से, और कल से फिर दुकान में आने की कोई जरूरत भी नहीं है। अनन्या पर मालिक गुस्सा होकर उसे दुकान से निकाल देता है। बेचारी रोते हुए एक जंगल में नदी किनारे जाकर बैठ जाती है और खुद से बातें करने लगती है। मैं कितनी बुरी बहन हूँ। मैं अपनी बहन की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। मेरी जैसी बहन होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऐसा कहकर अनन्या रोने लगती है। तभी उसके सामने नदी के अंदर खड़े हुए एक पेड़ से आवाज आती है, अपने आंसू पोंछ लो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम बहुत दुख और पीड़ा से गुजर रही हो। जब भी कोई इस नदी के किनारे परेशान होकर आता है, मैं उस हर इंसान की मदद करता हूं। मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। तुम इस नाव में बैठकर मेरे पास आओ। ऐसा कहकर जादुई पेड़ एक नाव प्रकट करता है और अनन्या उस पर बैठकर जादुई फ्रॉक के पेड़ के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो जादुई पेड़ एक बहुत सुंदर जादुई फ्रॉक के पेड़ में बदल जाता है। मैं एक जादुई फ्रॉक का पेड़ हूँ। तुम मुझसे जितनी चाहे उतनी ड्रेस ले जा सकती हो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इस नदी के अंदर एक जादुई पेड़ भी हो सकता है जिसके ऊपर जादुई फ्रॉक उगती है। अनन्या ऐसा कहकर जादुई फ्रॉक के पेड़ से खूब सारी जादुई फ्रॉक और गाउन तोड़ लेती है, जिसके बाद वो जादुई पेड़ से कहती है, जादुई पेड़, मेरी मदद करने का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ लोगों की मदद करने के लिए ही हूँ। तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तुम फौरन मेरे पास आ जाना। जादुई पेड़ की बात सुनने के बाद अनन्या वहां से चली जाती है और फ्रॉक लाकर अपनी बहन को दे देती है। ये लो मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। अरे वाह दीदी, इतनी प्यारी ड्रेस तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतनी सुंदर ड्रेस लाकर दोगी। आई लव यू दीदी। प्रिया बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो ड्रेस पहनकर देखती है। ऐसे ही अनन्या अपने कमरे में जाती है, जिसके बाद वो सोचती है, जब मेरे पास एक जादुई फ्रॉक का पेड़ है तो क्यों ना मैं उस जादुई फ्रॉक के पेड़ से और कई सारे फ्रॉक और गाउन लेकर आऊं और अपनी खुद की एक दुकान खोलूं। अनन्या ऐसा सोचकर अगले दिन फिर से जादुई पेड़ के पास आती है। जादुई पेड़, मुझे जादुई फ्रॉक और गाउन चाहिए ताकि मैं खुद की एक दुकान खोल सकूं।
अनन्या के इतना कहते ही जादुई पेड़ नॉर्मल पेड़ से एक जादुई गाउन के पेड़ में बदल जाता है। अरे वाह, आज तो और भी ज्यादा खूबसूरत फ्रॉक और गाउन है तुम्हारे पेड़ पर। अनन्या जादुई फ्रॉक के पेड़ से फ्रॉक और गाउन तोड़ लेती है, जिसके बाद वो उन सभी से अपने लिए एक अच्छी सी दुकान खोलती है। उसकी फ्रॉक और ड्रेस इतनी खूबसूरत थी कि सभी लोग उसकी दुकान से फ्रॉक और गाउन खरीदने लगते हैं। अरे वाह, लोगों ने इतनी सारी फ्रॉक और गाउन खरीदी है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं इन पैसों से अपनी सभी परेशानियों को दूर कर सकूंगी। अनन्या उन पैसों से अपने घर की सभी परेशानियों को दूर करती है, जिसके बाद वो अगले दिन फिर से जादुई पेड़ के पास आती है और उससे फ्रॉक मांगती है। जादुई पेड़, आज मैं तुमसे आखिरी बार मदद लेने आई हूँ। केवल आज मेरी मदद कर दो। उसके बाद से मैं जो भी करूंगी अपने बलबूते पर करूंगी। अगर तुमने ऐसा सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन याद रहे, फिर भी कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा यहाँ मौजूद रहूंगा। इतना कहते ही जादुई पेड़ नॉर्मल पेड़ से जादुई फ्रॉक के पेड़ में बदल जाता है, जिसके बाद अनन्या जादुई फ्रॉक के पेड़ से खूब सारी फ्रॉक और गाउन तोड़ लेती है और उन्हें अपने साथ अपनी दुकान में ले जाती है। जादुई पेड़ की मदद से मेरी सभी परेशानियां दूर हो गई और ये जादुई फ्रॉक इतनी सुंदर है कि हर कोई इन्हें खरीदना चाहता है। अनन्या इतना कहती ही है कि तभी उसकी दुकान में कस्टमर आ जाते हैं और उसकी दुकान की सुंदर सुंदर फ्रॉक देखने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। आ जाओ, और आपको पसंद है वो आप यहाँ से ले जा सकते हो सस्ते दामों पर। यहाँ आपको अच्छी अच्छी फ्रॉक मिल जाएगी। उसके कस्टमर उसकी दुकान से खाली हाथ नहीं जाते हैं। जो भी उसकी दुकान में आता है वो उसकी दुकान से फ्रॉक लेकर जरूर जाता है। अब अनन्या अपनी खुद की दुकान चलाती है और अपनी छोटी बहन की पढ़ाई भी अच्छे से करवाती है। देखते ही देखते दोनों अनाथ बहनों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और अब वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।